ब्लैक नाइट वेब सीरीज सेशन 1 एपिसोड नंबर 1। तो एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत होती है जहां पर हम लोगों को एनिमेशन के थ्रू वॉइस ओवर की मदद से बताया जाता है आज से 40 साल पहले धरती पर एक स्पेस से आया हुआ काफी बड़ा एस्ट्रॉइड गिरता है और उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि धरती का सारे उपमहाद्वीप पानी के अंदर डूब जाता है और एक लोती जगह जो कोरिया बसती है वो अब पूरी तरह से बंजर रेगिस्तान बन जाता है। दुनिया भर की केवल 1% आबादी ही अब जिंदा बची है और हवा इतनी ज्यादा जहरीली हो चुकी है जिसमें कोई भी इंसान बिना ऑक्सीजन मास्क के जिंदा नहीं बच सकता है। और अब बची हुई इंसानियत जिंदा बनाए रखने के लिए एक कोरियन सीएम नाम की कंपनी आगे आती है जिसने एक काफी बड़ा एयर कोर मशीन बनाई है जो कि ऑक्सीजन बनाने का काम करती है और उन्हीं के बनाए हुए ऑक्सीजन मास्क की वजह से ये सभी लोग जिंदा हैं और साथ में ये कंपनी ऑक्सीजन सिलेंडर भी लोगों को देती है। अब जिंदा रहने के लिए बेसिक चीजों की कमी के कारण बचे हुए सभी लोगों को डिवाइड कर दिया गया जिसके लिए 3 क्लासेस बनाई गई, जर्नल, स्पेशल और कोर क्लास। और इसके बाद भी कई सारे लोग संख्या में ज्यादा होने के कारण किसी भी क्लास में जगह नहीं दी गई, वो सभी अब रिफ्यूजी कहलाते हैं। और जैसा होता है वैसे इन सभी रिफ्यूजियों को मरने के लिए बिना खाने और ऑक्सीजन के तीनों क्लासेस डिस्ट्रिक्ट एरिया से बाहर रखा हुआ है। और इन्हीं रिफ्यूजियों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस डिवीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसी बात से बदला लेने के लिए वो लोग शिकारी बनकर अब तीनों क्लासों में जाने वाली आइटम्स लूट कर अपना काम चलाते और बेसिक आइटम्स को जो लोग पहुंचाने का काम करते हैं उन लोगों को यहाँ पर डिलीवरी मैन बोला जाता है। और इस अब बची हुई दुनिया का सबसे जरूरी काम असलियत में यही लोग कर रहे हैं जो एक ट्रक की मदद से कोर डिस्ट्रिक्ट से लेके दूसरी क्लासों तक जरूरी सामान जैसे खाना और ऑक्सीजन पहुँचाते हैं। तो अब कहानी शुरू होती है जहाँ पर हम लोगों को एक डिलीवरी मैन दिखाया जाता है जिसका नाम 58 होता है। असलियत में 58 नंबर उसके ट्रक का और उसका बैच नंबर है। इस समय 58 अपना ट्रक लेकर जर्नल क्लास डिस्ट्रिक्ट जरूरी सामान डिलीवरी करने जा रहा होता है कि तभी बीच में उसको काफी सारे शिकारी देखकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं उसे लूटने के लिए। मगर 58 इतना ज्यादा ट्रेंड है कि वो अपने ट्रक के साथ साथ उन सभी शिकारियों को भी जान से मार कर अपना ट्रक बचा लेता है। इसी के बाद दूसरी तरफ हम लोगों को एक और लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम साउल होता है और ये लड़का एक रिफ्यूजी है जो अपने 3 और दोस्तों के साथ इस समय कुछ लड़कों के फाइट करने के लिए उनके सामने खड़ा होता है। और साउल भी अपनी बहादुरी से उन सभी लड़कों को अकेला ही पीट देता है जिसके बाद उसको एक ऑक्सीजन मास्क और एक सिलेंडर मिलता है। साउल इस बहादुरी से उसके वो तीनों दोस्त उससे काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हम लोग जर्नल डिस्ट्रिक्ट क्लास को देखते हैं जहाँ पर एक काफी बड़े एरिया में अच्छी तरह से अलाइन कर काफी सारे छोटे छोटे घर बनाए रखे होते हैं जो कि पूरी तरह से चारों तरफ से बंद होते हैं। और इसी जगह पर 58 अपने ट्रक से जरूरी चीजों की डिलीवरी करने आया होता है। यहाँ पर मौजूद सभी घरों इस तरह से डिजाइन किया गया है घरों के अंदर ऑक्सीजन बनाए रखा जाता है और घरों के अंदर मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मगर कुछ ही टाइम बाद वो ऑक्सीजन सिलेंडर इन लोगों को दोबारा से रिफिल करना होता है और यही काम 58 का है जिसमें जर्नल क्लास के लोगों के ऑर्डर करने पर वो यहाँ पर सिलेंडर और खाने की आइटम पहुँचाता है। और आज की सबसे पहली डिलीवरी 58 एक बूढ़े आदमी को उसके घर के अंदर देता है। जहाँ जाते ही वो सिस्टम के अंदर देखता है कि इस घर का ऑक्सीजन सिलेंडर केवल 10% बचा है तो वो जल्दी से उस घर का ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करता है और दोबारा से घर के ऑक्सीजन का लेवल 100% हो जाता है। अब इस बूढ़े आदमी के साथ भी ये प्रॉब्लम चल रही है, उसके पास अब और ज्यादा आइटम ऑर्डर करने का पैसा नहीं बचा है और उसको नहीं पता है कि वो और कितना टाइम को बचा पाएगा। और अब इसी टाइम 58 के पास एक दोबारा से ऑर्डर आ जाता है जिसके लिए वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। और उसी रास्ते पर हम लोग देखते हैं कि एक डिलीवरी मैन जिसका नंबर 57 होता है उसको काफी सारे शिकारियों ने पकड़ रखा होता है। उसका सारा सामान लेने के बाद वो लोग उस डिलीवरी मैन के हाथ पर लगे QR कोड को भी लेने के लिए उसका हाथ काटने की कोशिश करते हैं। असलियत में इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों कंपनी इन पहचान के लिए एक QR कोड सभी के हाथों पर प्रिंट करती है और अगर ये QR कोड इन शिकारियों के हाथ में लग गया तो वो लोग आसानी से किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर घुस सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये लोग उस डिलीवरी मैन का हाथ काटते उसी टाइम वहाँ पर 58 अपने ट्रक से पहुंच जाता है और अब दोबारा से 58 उन सभी शिकारियों को जान से मार डालता है। दूसरी तरफ हम लोग दोबारा से साउल को देखते हैं जो एक रिफ्यूजी होने के बाद भी जर्नल क्लास डिस्ट्रिक्ट के अंदर चोरी से घुस जाता है और वो वहाँ पर लगे एक डस्टबिन की मदद से जर्नल डिस्ट्रिक्ट एक घर के अंदर घुस जाता है जिस घर के अंदर 2 बहनें एक साथ रहती हैं। और जैसे ही ये दोनों बहनें साउल को देखती हैं वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। असल में इन लोगों का रिलेशन आपस में भाई बहन वाला है और ये लड़की साउल को घर से बाहर निकलने कई बार मना कर चुकी है मगर साउल हर बार मस्ती करने के लिए बाहर चला जाता है। और ये सब साउल इसलिए करता है क्योंकि साउल का ड्रीम है कि वो
भी डिलीवरी मैन बनना चाहता है और बाहर जाकर वो डिलीवरी मैन बनने की ट्रेनिंग ही करता है। इस जगह पर साउल इलीगली रह रहा है क्योंकि साउल एक रिफ्यूजी बच्चा है और उसको यहाँ पर लाने वाली सियोला है जो कि इस जगह आर्मी जनरल है। और आज से 10 साल पहले जब सियोला और उसकी टीम कुछ रिफ्यूजी टेररिस्ट को मारने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर गए तो वहाँ पर ही सियोला को साउल बेहोशी की हालत में मिला था जिसे वो अपने साथ इस जगह पर लेकर आ गई थी। और तभी से साउल छुपकर इसी जगह पर इनके साथ रह रहा है। और अगर साउल की बात किसी को बाहर पता चल जाती है तो ये चीज सियोला के लिए भी काफी खतरनाक हो जाएगी। दूसरी तरफ 5-8 अपना काम पूरा कर जब अपने घर पहुंचता है तो उसके फोन पर उसका एक मैसेज आता है जिसे उसे टाइम देकर मिलने के लिए किसी ने बुलाया होता है। इसी के बाद हम एक और आदमी को देखते हैं और जिसको देखकर साफ लग रहा होता है कि ये काफी अमीर और काफी पावरफुल आदमी है जो अपने कार से स्पेशल क्लास डिस्ट्रिक्ट से होते हुए सीधा ही कोर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच जाता है। और ये कोर डिस्ट्रिक्ट वही जगह है जहाँ से एयर कोर को लगाया गया है और इसी जगह से हर जगह तक ऑक्सीजन बनाकर पहुंचाया जाता है। और ये एक अलग ही दुनिया है जिसको टेक्नोलॉजी की मदद से एकदम असली दुनिया की तरह बना रखा है। और यहाँ पर किसी को भी मास्क लगाने की जरूरत तक नहीं है। इस जगह पर ऑक्सीजन का लेवल काफी अच्छा है। सीएम कंपनी का हेडक्वार्टर भी है और हेडक्वार्टर के अंदर सीएम कंपनी का चेयरमैन जिसने इस कंपनी को बनाया है वो इस समय इस जगह की प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग कर रहा होता है जहाँ प्रेसिडेंट चेयरमैन को ये बात समझाने की कोशिश करती है। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट क्लास के अंदर जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण वहाँ पर समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है जिस कारण से लोगों की मेंटल हेल्थ भी वहाँ पर इफेक्ट हो रही है। तो प्रेसिडेंट चाहती है कि जल्दी से जल्दी वो लोग डिस्ट्रिक्ट 1 का काम पूरा कर रीलोकेट करने का काम शुरू कर दे और जल्दी से जल्दी लोगों को वहाँ पर पहुँचा दे। इसलिए में इन तीनों क्लासों को छोड़कर ये कंपनी एक और डिस्ट्रिक्ट 1 नाम की जगह पर काम कर रही है और ये एक नई जगह होने वाली है जहाँ पर लोगों को रखा जाएगा। और इसी जगह के लिए प्रेसिडेंट चेयरमैन से बात कर रही है और उसी टाइम वहाँ पर वो आदमी जिसको हमने कार में देखा था वो भी चेयरमैन और प्रेसिडेंट के पास पहुँच जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम रियो है और ये कोई और नहीं चेयरमैन का बेटा है जो कि इस कंपनी का सीईओ है। मगर प्रेसिडेंट रियो की शिकायत चेयरमैन को करती है क्यों काफी समय से रियो ने जो रिपोर्ट प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट के पास इन लोगों को भेजनी चाहिए वो रिपोर्ट काफी समय से रियो ने उन लोगों के पास नहीं भेजी है। और इसी बात से चेयरमैन भी रियो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो उसको उसकी गलती समझाते हैं। दूसरी तरफ दोबारा से साउल अपनी बहनों की बातों को इग्नोर करता हुआ वापस से जनरल डिस्ट्रिक्ट से बाहर आ जाता है। अपने तीनों दोस्तों से उनके घर जाकर मिलता है जो कि रिफ्यूजी हैं। और उसके ये तीनों दोस्त यहाँ पर जिस आदमी के साथ रहते हैं उनका नाम ग्रैम है और ग्रैम के साथ भी साउल के काफी अच्छे रिलेशन है। अब ये चारों दोस्त मिलकर उस रोड पर जाकर जहाँ से डिलीवरी मैन अपने ट्रक लेकर निकलते हैं वहाँ पर पहुंचकर बीच रास्ते में ही एक स्लो स्पीड का बैनर लगा देते हैं। और उसी टाइम वहाँ पर 5-8 अपने ट्रक से पहुंचता है और वो उस साइन को देखकर अपने ट्रक की स्पीड स्लो कर लेता है जिस मौके का फायदा उठाकर ये चारों दोस्त 5-8 के ट्रक पर पीछे से चढ़ जाते हैं। पर कुछ ही टाइम बाद कैमरे की मदद से 5-8 देख लेता है कि उसके ट्रक के ऊपर 4 बच्चे चढ़े हुए हैं तो वो उनको ट्रक से नीचे गिराने के लिए ट्रक को काफी ज्यादा अनबैलेंस करना शुरू कर देता है जिस कारण से वो तीनों दोस्त नीचे गिर जाते हैं। मगर साउल अभी भी अपना बैलेंस बनाकर आगे की ओर बढ़ता हुआ सीधा ही 5-8 के ड्राइविंग रूम तक पहुंच जाता है और 5-8 भी साउल को देखकर साउल को बच्चा समझकर उसे कुछ नहीं करता है। मगर साउल इसके उलट 5-8 को सीधा ही फाइट करने का चैलेंज दे देता है। साउल की इस बात से समझ जाता है कि ये काफी बदतमीज लड़का है और अब वो सीधा ही साउल को धक्का मारकर अपने चलते हुए ट्रक से ही नीचे फेंक देता है। साउल के ये सब करने का कारण केवल ये होता है कि वो भी डिलीवरी मैन बनना चाहता है जिसके लिए उसे इन्हीं लोगों की तरह एक फाइटर बनना होगा और अगर उसे ये सब कोई डिलीवरी मैन सिखाए तो वो जल्दी सीख सकता है। दूसरी तरफ ग्रैम्स को उनके घर की छत पर लगाए हुए डिवाइसेस से ये बात पता चलती है कि एक काफी बड़ा तूफान आने वाला है और वो ये बात पता चलते ही अपने घर में लगी एक काफी बड़ी बैल को बजाते हैं जिस चीज से वहाँ पर मौजूद रिफ्यूजी लोगों को ये बात पता चल जाती है। यहाँ अब जब वो तूफान आता है तो 5-8 का ट्रक उस तूफान के अंदर फंस जाता है जिस कारण से उसका जीपीएस ट्रैकर भी खराब हो जाता है और वो अपना रूट भटकता हुआ सीधा ही डिस्ट्रिक्ट 1 पास पहुंच जाता है जो कि सीएम कंपनी रीलोकेशन के लिए बना रही है। और वो यहाँ पर अपनी दूरबीन से ये चीज देखता है कि यहाँ पर काफी बड़े बड़े ट्रक्स लाए जा रहे हैं जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इस डिस्ट्रिक्ट 1 के अंदर एयर कोर को भी शिफ्ट किया जाने वाला है, मतलब इस जगह से ही ऑक्सीजन बनाया जाएगा। दूसरी तरफ तूफान खत्म होने के बाद जनरल सियोला भी डिस्ट्रिक्ट 1 मेन गेट के पास पहुंचती है और वो गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को ये बात बोलती है कि उसे गार्ड्स के इंचार्ज से मिलना है, इसके लिए उसे अंदर जाना होगा। पर वहाँ पर मौजूद आदमी जनरल को अंदर जाने से सीधा ही मना कर देता है और वो ये जनरल सियोला को समझाता है उसे अंदर जाने के लिए परमिशन लेकर आनी होगी क्योंकि सीएम कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर गवर्नमेंट
का कोई भी ऑफिसर बिना उनकी इजाजत के कुछ भी नहीं कर सकता है। और साथ में ये आदमी सियोला की किसी भी बात का कोई भी सही जवाब नहीं देता है, मानो जैसे वो जनरल सियोला को कुछ समझता ही नहीं है। तो सियोला भी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। मगर जिस समय वो वहाँ से निकल रही होती है तो वो रास्ते में ही एक ट्रक खड़ा हुआ देखती है, जो ट्रक किसी और का नहीं 58 का होता है। 58 तूफान के कारण अपना रास्ता भटक कर यहाँ आ गया। अब सियोला 58 की आईडी स्कैन करने के बाद उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। दूसरी तरफ अब साउल दोबारा से अपने घर पहुँचता है तो इस बार उसकी छोटी बहन उसे एक रूम में डालकर बाहर से लॉक कर देती है। और ये सब वो इसलिए करती है क्योंकि साउल बार बार वादा कर भी दोबारा से बाहर घूमने चला जाता है। और इस रूम का लॉक केवल वही इंसान खोल सकता है जिसके हाथ पर QR कोड है। और साउल जो कि एक रिफ्यूजी बच्चा है, उसके हाथ पर ये QR कोड नहीं है, पर वो इस लॉक खोल भी नहीं सकता है। दूसरी तरफ 58 एक रिफ्यूजी बस्ती में जाकर एक आदमी से मिलता है, जो कि और उन दोनों की बातों से ये पता चलता है कि वो लोग किसी भी तरह से डिस्ट्रिक्ट 1 का काम होने से रोकना चाहते हैं। काफी सारी कोशिशों के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और अब 58 अपने उस दोस्त को ये भी बताता है कि शायद वो लोग एयर कोर को भी डिस्ट्रिक्ट 1 में ही शिफ्ट करने वाले हैं। और इसी पॉइंट पर हमें ये भी समझ में आ जाता है कि 58 केवल एक डिलीवरी मैन नहीं है, उसकी भी CM कंपनी को लेकर कोई काफी प्लानिंग अंदर ही अंदर चल रही है। और अब यहाँ से जाते वक्त हम देखते हैं कि 58 के साथ यहाँ पर उसी के जैसे काफी सारे और भी डिलीवरी मैन है, जो कि यहाँ पर समय समय पर आकर यहाँ मौजूद रिफ्यूजी लोगों को जरूरत का सामान देकर उनकी मदद करते रहते हैं। मतलब 58 अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी पूरी टीम है, जो सब खुद भी डिलीवरी मैन है। यहाँ दूसरी तरफ साउल काफी समय से एक ही रूम में बंद होने के कारण अब फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है और वो किसी भी तरह से अपनी छोटी बहन को पागल बनाकर ये लॉक खुलवाने की कोशिश करता है, मगर वो इस सब में कामयाब नहीं हो पाता है। अब इसी के कुछ टाइम बाद साउल के उसी घर में 58 डिलीवरी देने आता है। और 58 को देखकर साउल की वो छोटी बहन काफी ज्यादा सरप्राइज रह जाती है, क्योंकि 58 वो डिलीवरी मैन है जो कि सबसे ज्यादा बहादुर और सबसे ज्यादा फेमस है। तो वो उसके साथ एक सेल्फी लेती है और ये सब साउल अपने लॉक रूम के कैमरा से देख रहा होता है। अब 58 के तुरंत जाते गेट बंद होने से पहले ही कुछ और लोग गन के साथ मास्क लगाए हुए साउल के घर में घुस जाते हैं और वो सीधे उसकी छोटी बहन को पकड़कर जमीन पर गिराकर उसको एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं। और जब ये सब साउल अपने कैमरे में से देखता है तो वो कैमरे के स्पीकर की मदद से उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है। और ये आवाज सुनकर वो सभी अटैकर साउल के रूम तक पहुंचकर उसके गेट पर काफी सारी गोलियां चलाते हैं, जिस कारण से वो गेट खुल जाता है। और अब साउल अपने लॉक रूम से बाहर आकर वहाँ पर रखी एक गन की मदद से सभी अटैकर्स गोली मार देता है। मगर इतनी ज्यादा गोलीबारी होने के कारण साउल ये देखता है कि उसकी छोटी बहन को भी एक गोली लग गई और वो उसी के हाथों में दम तोड़ देती है। साथ में इसी बीच बचा हुआ एक और अटैकर उठकर पीछे से साउल के सर पर गोली मार देता है और उसी टाइम साउल जमीन पर नीचे गिर जाता है। और यही एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 2 शुरू होता है एपिसोड नंबर 1 की एंडिंग से ही, जहाँ साउल के घर के अंदर कुछ अटैकर घुस जाते हैं और वो उसकी बहन को मारकर उसके सर में भी गोली मार देते हैं। पर उसी टाइम जब 58 उसी घर के बगल में डिलीवरी दे रहा होता है तो वो भी उस घर से आती हुई गोलियों की आवाज सुनकर सीधे ही उस घर में पहुंचता है, जहाँ वो देखता है काफी सारे लोग मरे हुए पड़े हैं। और उन्हीं अटैकरों में से एक बचा हुआ अटैकर जिसने साउल को गोली मारी थी, उसे देखते ही 5 उस अटैकर को गोली मारकर खत्म कर देता है। और अब जब 58 नोटिस करता है कि यहाँ पर मौजूद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा है, तो वो सीधा ही इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर ये बात बता देता है। और अब 58 ये चीज भी नोटिस करता है कि इन सभी अटैकर्स के नेक के ऊपर एक टैटू बना हुआ है जो काफी अजीब है। अब वहाँ से निकलने से पहले 58 ये देखता है कि सामने पड़ा हुआ वो लड़का जिसका नाम साउल है, उसकी एक उंगली हिल रही है, इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। तो 58 उसको बचाने के लिए सीधा ही अपने ट्रक में लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब कुछ ही टाइम बाद सियोला भी अपने घर पहुँचती है, जहाँ पर अब केवल सियोला को उसकी बहन की ही बॉडी मिलती है और बाकी की सभी बॉडी वहाँ से पहले गायब कर दी गई है। अब जब सियोला की छोटी बहन की मौत हो चुकी है तो वो इससे अंदर ही अंदर काफी ज्यादा दुखी होती है, मगर सियोला की इस बात पे दाद देनी होगी कि वो अपनी टीम के आगे इतना एक भी आंसू नहीं गिरने देती। अब सब कुछ होने के बाद एक एडवांस क्राइम डिवाइस की मदद से उस जगह को स्कैन किया जाता है, जिसकी मदद से वहाँ का एक सिमुलेशन बनाकर ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर क्या हुआ था। दूसरी तरफ अब 58 साउल को लेकर अपने साथ आ जाता है और साउल के सर से वो गोली निकाल कर उसकी जान बचा लेते हैं। और अब जब कुछ टाइम बाद साउल होश में आता है तो उसको सबसे पहले वही सब याद आता है कि उसके घर में अटैक हुआ था और उसकी बहन को गोली लगी थी और सर में चोट लगने के कारण साउल को अभी भी सर में काफी ज्यादा पेन हो रहा है। पर वो बार बार अपनी बहन के बारे में ही पूछता है और कोई सही जवाब ना मिलने वो वहाँ से जाने की जिद करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर 58 उसके पास आकर उसे जबरदस्ती दोबारा से बेड पर लिटाने की कोशिश करता है और वो उसे बताता है कि उसकी बहन अब मर चुकी है और वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। पर साउल जबरदस्ती के कारण 58 को उसे दोबारा से एक बेहोश करने का इंजेक्शन लगाना पड़ जाता है। पर अब जब 58 साउल के सर से निकाली वो गोली देखता है जो उसके सर में लगी थी तो वो काफी हैरान हो जाता
जाता है क्योंकि उस गोली का हाल काफी बुरा हो जाता है, मानो जैसे वो गोली पूरी तरह से पिचक गई है, जैसे वो जाकर किसी लोहे से टकराई हो। और अब दोबारा से जब 5-8 जाकर साउल की बॉडी को अच्छे से देखता है तो वो उसके पैर पर लगा एक भारी कट देखता है जिसके अंदर से उसे बोन की जगह मेटल दिखता है। दूसरी तरफ सियोला अब साउल को ढूंढने के साउल के उन रिफ्यूजी दोस्तों के घर जाती है, मगर ग्रैम सियोला का ये बात बताते हैं कि साउल उनके पास नहीं आया काफी समय से। तो अब जनरल सियोला दोबारा से 5-8 को अपने ऑफिस मिलने के लिए बुलाती है। उसकी बहन की मर्डर का सबसे पहला गवाह 5-8 ही है और उसी ने सबसे पहले उन लोगों को कॉल कर उस बारे में बताया था, तो उसकी गवाही सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ जनरल सियोला 5-8 को ये बात बताती है कि जनरल डिस्ट्रिक्ट क्लास से काफी सारे बच्चों की किडनैपिंग होती जा रही है और उन सभी किडनैपिंग्स को उसी तरह से अंजाम दिया गया है जिस तरह से उसकी बहन को मारा गया है। मतलब सबसे पहले उस पूरी जगह के सिक्योरिटी सिस्टम्स को इसी तरह से बंद किया गया और फिर 8 डोर लॉकर्स को खोलकर अंदर घुसा गया है। और एक डिलीवरी मैन का किसी भी घर के अंदर घुसना सबसे ज्यादा आसान है। इसका मतलब सियोला इनडायरेक्टली 5-8 के ऊपर शक कर रही है क्योंकि इस समय जनरल डिस्ट्रिक्ट क्लास के अंदर से काफी सारे बच्चों को किडनैप किया गया है और ये चीज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और शायद सियोला की बहन के साथ भी यही करने की कोशिश करी गई होगी जिस खींचातानी में उसको गोली लग गई। मगर 5-8 तो एक डिलीवरी मैन उन लोगों के ऊपर 24 घंटे नजर रखी जाती है और उन लोगों का रिकॉर्ड है हर समय सर्वर के ऊपर सेव रहता है कि वो किस समय पर कहाँ थे। तो वो इस चीज से ये बात प्रूफ कर देता है कि वो उस समय कहाँ पर, जिस चीज से सियोला भी एकदम एग्री होती है। तो अब सियोला 5-8 से ये बात भी पता लगाने की कोशिश करती है कि वो जो बाकी बॉडियां जो वहाँ से पहले हटा दी गई उन बॉडियों पर क्या उसने कुछ अनयूजुअल नोटिस किया था। मगर 5-8 इसका जवाब ना में देता है और वो उसे इस बात की सच्चाई नहीं बताता है कि उसने उनकी बॉडी पर एक अजीब सा टैटू देखा था। इसके बाद सियोला जब दोबारा से अपने घर पहुंचती है तो वहाँ पर पहले से साउल को पाती है जो इस समय काफी ज्यादा दुखी है अपनी छोटी बहन के मरने के कारण और कहीं ना कहीं वो खुद को ही अपनी बहन के मरने का जिम्मेदार ठहरा रहा है क्योंकि वो उसको बचा नहीं पाया। मगर सियोला साउल को ये बात समझाती है कि वो इस बात से काफी ज्यादा खुश है कि उसका अभी भी एक भाई जिंदा है। पर अब सियोला साउल को ये बात भी बोलती है कि अब जर्नल क्लास में रहना उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक रहेगा क्योंकि यहाँ से बच्चों की किडनैपिंग हो रही है और अब उसका यहाँ रहना सेफ नहीं है। तो वो यहाँ से बाहर जाकर अब अपने सपने को पूरा करे, मतलब डिलीवरी मैन बनने का। तो अब साउल भी यहाँ से जाने से पहले सियोला आज तक की हर करी हुई चीज के लिए धन्यवाद बोलता है जिसमें उसने उसको इतना ज्यादा प्यार और इतना ज्यादा ध्यान रखा। अब घर से निकलने के बाद साउल सीधा उन्हीं लड़कों के पास चला जाता है जिनके साथ हमने उसको एपिसोड 1 में फाइट करते हुए देखा था क्योंकि साउल अभी भी काफी ज्यादा प्रेशन में है अपनी बहन के मरने के कारण। और अब वो यहाँ आते उन लड़कों को सीधा ये बात बोलता है कि वो लोग उसे मारे और उसको जब तक मारे तब तक उसकी जान न चली जाए क्योंकि अब साउल को जिंदा रहने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं बाकी है। तो अब वो लड़के भी इस मौके का फायदा उठाकर साउल को पीटना शुरू कर देते हैं जिसमें वो उसको काफी समय तक बुरी तरह से पीटते हैं। पर उसी टाइम वहाँ पर साउल को ढूंढते हुए उसके वो तीनों दोस्त भी पहुंच जाते हैं और वो जल्दी से उन लड़कों से साउल को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ रिफ्यूजी बस्ती के अंदर आज सीएम कंपनी के लोग आकर ये अनाउंसमेंट करते हैं कि उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट 1 के काम को पूरा करने के लिए वर्करों की जरूरत है जिसके बदले उन लोगों को खाना और ऑक्सीजन दिया जाएगा। और ये सारी बातें 5-8 भी सुनता है तो वो अपने एक दोस्त को डिस्ट्रिक्ट 1 में वर्कर बनकर जाने के लिए बोलता है ताकि वो वहां जाकर उन लोगों के काम को बिगाड़ कर डिस्ट्रिक्ट 1 के काम को पूरा होने से डिले कर सके, जिसके लिए उसका दोस्त मान जाता है। इधर साउल अब अपने दोस्तों के साथ उन्हीं के घर पर ग्रैम्स के साथ रह रहा है, मगर काफी दिनों से साउल बेहोशी की हालत में ही पड़ा हुआ है जिस चीज से अब उसके दोस्त भी काफी ज्यादा दुखी होने लगे हैं। दूसरी तरफ हम लोग सीएम कंपनी के सीईओ रियो को देखते हैं जिसके पास आज उसका मैनेजर एक डिलीवरी मैन को मिलने के लिए लेकर आता है जिसका नंबर 57 होता है। और इसकी बातों से हम लोगों को ये पता चलता है कि ये डिलीवरी मैन आज तक रियो के लिए काम कर रहा था और अभी तक जो भी जर्नल डिस्ट्रिक्ट से बच्चे गायब हुए हैं वो सभी बच्चे रियो ने इस डिलीवरी मैन की मदद से ही गायब करवाए हैं, जिसमें डोर खोलने का काम इस डिलीवरी मैन ने ही किया था। लेकिन अब इस डिलीवरी मैन को ये बात पता चली है कि रियो उन सभी बच्चों के साथ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिस कारण से उनकी मौत होती जा रही है। तो अब वो इस गलत काम में रियो का साथ नहीं देना चाहता है, मगर रियो अब 57 को ये बात समझाता है कि उसे अब एक लास्ट बार और उसका काम करना है, जिसके बाद वो 57 को प्रमोट कराकर सीधा ही कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करवा देगा। दूसरी तरफ 58 भी पूरी तरह से ये पता लगाने में लग गया है कि उन बच्चों को गायब करने में किसका हाथ है। और इसी बीच 58 को उसी के एक आदमी से ये बात पता चलती है कि कुछ समय पहले उसने रिफ्यूजी के बच्चों में से कई बच्चों को अपने पास ट्रैकर रखने के लिए बोला था ताकि अगर उनमें से किसी को गायब किया जाता है तो वो लोग उन्हें
ट्रैक करके वहाँ तक पहुँच सके। और अब ऐसा हो गया है, एक बच्चा गायब हो गया है और उन लोगों के पास उसकी लोकेशन भी है। तो अब वो लोग पूरी तैयारी के साथ उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर काफी सारे बच्चों को बेहोश कर रखा गया होता है। तो वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारकर बच्चों को बचाते। यहाँ पर दोबारा से 580 नोटिस करता है कि यहाँ पर मौजूद सभी किडनैपरों की नेक पर भी वही टैटू बना हुआ है। दूसरी तरफ अब साउल भी काफी समय बेहोश रहने के बाद आज होश में आ जाता है, मगर वो अभी भी काफी ज्यादा डिप्रेस है और पूरी तरह से निराश भी। अब 58 यहाँ आकर ग्रैम से मिलता है और अब हमें पता चलता है ग्रैम और 58 पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। और 58 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट 1 के पास की मट्टी को लाकर ग्रैम को देता है ताकि वो इस पर जांच कर कुछ पता लगा सके जो उनके काम आ सके ये समझने में कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और अब 58 साउल के बारे में ग्रैम को ये बात बताता है कि जो गोली साउल के सर में लगी थी उस गोली का हाल काफी बुरा हो गया और उसको ये बात पता है कि साउल एक म्यूटेंट बच्चा है। तो ये बात सुनकर ग्रैम भी थोड़ा सा चौंकते हैं, मगर अब वो 58 को ये बात बताते हैं कि शायद साउल के माँ बाप जो कि माइंस के अंदर काम करते थे और वो माइंस काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव थी और हो ना हो उसी कारण से साउल म्यूटेंट हो गया है। और इसी के बाद 58 ग्रैम्स को ये भी बताते हैं कि 100 से भी ज्यादा रिफ्यूजी बच्चे अभी तक किडनैप हो चुके हैं और साथ में जनरल डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को भी किडनैप किया जा रहा है। तो 58 ये चाहता है कि वो अपने साथ साउल को सुरक्षित रखने के लिए अपने साथ लेकर चला जाए, मगर ग्रैम्स 58 को ये बात समझाते हैं कि अभी साउल काफी ज्यादा डिप्रेशन में है और इस समय उसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अभी के लिए वो उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देते। यहाँ जब अब अगले दिन 57 अपनी डिलीवरी के काम के लिए निकल रहा होता है तो वो देखता है कि उसी के साथ में खड़ा 57 ट्रक जिसका बैक डोर ओपन है। तो वो ये देखकर उस ट्रक के अंदर जाता है और वहाँ देखता है कि 57 ट्रक के अंदर ही खुद को फांसी लगाकर जान से मारने की कोशिश कर रहा है। तो वो उसे देखकर जल्दी से बचाकर नीचे उतारता है और अब वो उससे ये करने का कारण पूछता है। तो अब 58 को ये बात बता देता है कि सभी किडनैपिंग्स में उसने भी हेल्प करी है। पर इससे पहले 57 पूरी बात 58 को बता पाता उसकी नेक के अंदर से कुछ लाइट जलना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते 57 की काफी बुरी तरह से मौत हो जाती है, जैसे उसके अंदर एक चिप लगी है और उसी के ब्लास्ट के कारण 57 की मौत हो गई। और असलियत में ये सब कुछ किसी और ने नहीं, रियो ने अपने ऑफिस से बैठकर रियो के सभी लोगों के अंदर एक चिप लगी हुई है और इस चिप का काम यही है कि समय आने पर रियो एक क्लिक के अंदर किसी भी आदमी की जान ले सकता है खुद को बचाने के लिए। अब जब एक डिलीवरी मैन मर चुका है जिसका नंबर 57 था, तो उसकी जगह अब एक पोस्ट खाली हो चुकी है। के लिए अब एक नया कंपटीशन होगा क्योंकि डिलीवरी मैन बनने से पहले को प्रूफ कर काफी सारे टेस्ट देने होते और किसी भी रिफ्यूजी का जनरल डिस्ट्रिक्ट क्लास में आने का केवल एक यही चारा होता है कि वो किसी भी तरह से डिलीवरी मैन बन जाए। तो इसके लिए अब टेम्पलेट बनवाकर बंटवाए जाते हैं और ऐसा ही एक टेम्पलेट साउल को भी मिलता है, जिसे देखकर अब उसकी मायूसी खत्म हो जाती है क्योंकि अब वो सोच लेता है कि अब वो ये डिलीवरी मैन की पोस्ट जरूर लेगा और अब वो सीधा ही 58 से मिलने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ वो 58 रास्ते में खड़ा होकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर इसी पॉइंट पर ये एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोगों को पास्ट में 10 साल पीछे ले जाया जाता है, जिस समय 58 एक डिलीवरी मैन नहीं था और वो एक नॉर्मल रिफ्यूजी की तरह जिंदगी जी रहा था। और ये वही समय था जिस समय सीएम कंपनी को लेकर के रिफ्यूजी में से काफी सारे लोग उनके खिलाफ आगे आने लगे थे और इस विद्रोह को दबाने के लिए सीएम कंपनी ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया था, जिसके लिए सीएम कंपनी इन सभी विद्रोहियों को ये डिक्लेयर कर देती है कि ये लोग टेररिस्ट और इन लोगों को सीएम कंपनी और उनके सभी लोगों को खतरा है। तो वो लोग ऑर्डर निकाल देती है उन सभी विद्रोहियों को जान से खत्म करने का, जिसके बाद आर्मी सीधा ही रिफ्यूजियों को ढूंढ कर मारना शुरू कर देती है और इसी लड़ाई के अंदर 58 को भी गोली लगती है और वो बेहोश हो जाता है। मगर अब जब 58 होश में आता है तो वो देखता है कि वो लाशों के ढेर पर पड़ा है और ये लाशें सभी उसके साथियों की है जिनको बेरहमी से सीएम कंपनी के इन लोगों ने मारा है। पर उसी टाइम 58 को ये भी दिखता है कि उसी के सामने पड़ी एक बॉडी के पास एक गन है। वो जल्दी से उस गन को लेकर वहाँ पर मौजूद कुछ आर्मी सोल्जर्स को जान से मार देता है और शायद यही पॉइंट था जब 58 की जान बच गई थी। और इसी के बाद 58 और ग्रैम्स की बातों से ये बात पता चलती है कि सीएम कंपनी ने शांति से विद्रोह करते हुए लोगों को टेररिस्ट बताकर हजारों लोगों को जान से मार दिया। और अब 58 भी ये कसम खा लेता है कि वो कुछ ही टाइम बाद सबका बदला लेकर सब कुछ ठीक जरूर करेगा। शायद यही वो पॉइंट था जब 58 डिलीवरी मैन का जॉब ली होगी और यही कारण है 58 शुरुआत से ही सीएम कंपनी की हर हरकत पर नजर रखे हुए, क्योंकि वो ये
ये जॉब केवल अपने रिफ्यूजी लोगों को बचाने के लिए कर रहा है। यहाँ प्रेजेंट टाइम में अब साउल डिलीवरी मैन बनने के लिए सीधा ही जाकर 5-8 से मिलता, और अब साउल 5-8 को ये बात बताता है कि उसने अपनी बहन की मौत के बाद जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, मगर अब उसकी उम्मीद दोबारा से जग गई है और वो किसी भी हाल में 5-7 डिलीवरी मैन बनना चाहता है और वो उसकी मदद चाहता है वो सभी टेस्ट पास करने में, क्योंकि 5-8 पहले ही उन टेस्टों को पास कर चुका है और उसे पता है कि वो टेस्ट किस तरह से पास करिए जाते। मगर 5-8 साउल को इस चीज के लिए मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। अब उसको जाता देख साउल गुस्से में 5-8 को ये बात बोलता है अगर उसे उसकी मदद करनी नहीं तो उसने उसको पहले जिंदा क्यों बचाया, और अब जब उसकी एक उम्मीद जिंदा रहने की बची है तो वो उसे मना कर रहा है। तो साउल की अब ये बात सुनकर 5-8 उसको मिलने की डेट और मिलने की जगह के कोऑर्डिनेट्स देकर आकर समय पे मिलने के लिए बोलता है। यहाँ प्रेजेंट टाइम में जनरल सियोला के पास आकर उसका एक आदमी उसे ये बात बताता है कि 5-8 और उसी के जैसे 11 डिलीवरी मैन जनरल डिक्सिक से बाहर एक खुफिया जगह पर मिलकर आपस में मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जनरल सियोला काफी समय से अपने लोगों की मदद से 5-8 के ऊपर नजर रखवा रखी है और इस समय 5-8 के साथ जो भी लोग हैं वो सभी रिफ्यूजी थे। तो ये बात सुनते ही जनरल सियोला उस जगह के लिए उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए निकल जाती है। यहाँ 5-8 अपने उन 11 लोगों के साथ बच्चों की किडनैपिंग को लेकर बात कर रहा होता है। अब वो सबको क्लियर कर देता है कि उसे पता है कि इन सभी किडनैपिंग्स के पीछे सीएम कंपनी का ही हाथ है और केवल उन्हीं लोगों के बच्चे किडनैप हो रहे हैं जिनके माँ बाप पहले माइनिंग के अंदर काम किया करते थे, क्योंकि उन्हीं लोगों के बच्चों का म्यूटेंट बनना काफी ज्यादा पॉसिबल है। इसी के बाद 5-8 अपनी पूरी टीम मेंबर्स को साउल की जख्म की फोटो भी दिखाते हैं जिसके अंदर उसकी बोन की जगह मेटल दिख रहा होता है, और अब उन सभी टीम मेंबर्स को ये बात पता चल जाती है कि साउल भी एक म्यूटेंट बच्चा है। अब उसी टाइम सियोला भी अपनी टीम के साथ 5-8 की उस सीक्रेट जगह के बाहर पहुंच जाती है, मगर इससे पहले वो अंदर घुस पाती। 5-8 भी ये चीज नोटिस कर लेता है। कुछ सेकंडों के अंदर 5-8 उस जगह का पूरा सीन ही चेंज करके रख देता है, क्योंकि जिस समय सियोला उस रूम तक पहुंचती है तो वो देखकर दंग रह जाती है कि इस समय वो सभी 11 मेंबर यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग और वर्कआउट कर रहे होते हैं, और सियोला तो यहाँ पर ये सोचकर आई थी कि शायद ये लोग यहाँ पर अपने गलत कामों को अंजाम देने की प्लानिंग करते हैं। तो अब ये दोनों दोबारा से बात करते हैं, जिसमें सियोला 5-8 को ये बात बताती है कि जो डिलीवरी मैन 5-7 अभी मरा है उसकी रिपोर्ट से उन लोगों को ये पता चला है कि उसकी मौत ज्यादा काम करने की वजह से हुई है, मगर 5-8 ये बात जानता है कि उसकी मौत नहीं हुई है, उसका मर्डर किया गया है, क्योंकि जिस समय उसके साथ वो सब हुआ था 5-8 वहीं पर था। और अब 5-8 सियोला को भी ये बात बताता है कि शायद उसकी गर्दन के अंदर कोई चिप लगा था जिसकी वजह से की मदद से उसकी जान ली गई है, और साथ में अब 5-8 सियोला को उस टैटू को भी ड्रॉ कर देता है जो उन सभी किडनैपर्स की नेक पर उसने देखा था, और उन लोगों को अब सब पता लगाने के लिए ऐसे ही टैटू वाले किसी इंसान को ढूंढना हो। और अब सियोला को ये भी पता चलता है कि सभी किडनैपिंग केवल जर्नल डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं हो रही, रिफ्यूजीज के भी काफी सारे बच्चे किडनैप कर लिए गए हैं, जिस चीज से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि इन दोनों के रास्ते भले ही अलग अलग हो, मगर ये दोनों चाहते एक ही चीज है कि किसी भी तरह से किडनैपिंग रुके और सभी किडनैपर्स के बारे में पता चले। अब नेक्स्ट डे ही साउल भी 5-8 की दी हुई उस जगह तक पहुंच जाता है जहाँ पर पहले से ही 5-8 और 4-1 उसका वेट कर रहे होते हैं, और उन लोगों को पहली बार में ये बात समझ में आ जाती है कि इस लड़के को ट्रेन करने में उन लोगों को काफी मेहनत करनी होगी। तो अब इसी के बाद साउल भी डिलीवरी मैन बनने के कंपटीशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है, जहाँ पर हजारों लोग आए हुए होते हैं सिर्फ इस एक पोस्ट के लिए। और अब इसी के बाद साउल मेहनत से भरी हुई तैयारी शुरू हो जाती है, और उसको ट्रेन करने वाले लोग भी डिलीवरी मैन ही है, जिसमें सबसे बेहतर डिलीवरी मैन 5-8 भी है। और अब काफी समय की हार्ड मेहनत के बाद साउल भी पूरी तरह से कंपटीशन के लिए तैयार हो जाता है। फाइनली वो दिन भी आ जाता है जिस दिन इस कंपटीशन का पहला टेस्ट होने वाला है, और इस समय सभी खिलाड़ियों को अलग अलग छोटे छोटे रूमों में बंद कर दिया जाता है, जिसमें एक छोटे रूम के अंदर 20 से 25 लोग एक साथ होते हैं। और इस गेम का रूल ये है कि इन लोगों को आपस में फाइट करनी है, और जो एंड तक खड़ा रहा वो इस राउंड का विनर होगा। मगर साथ में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये भी बनाई गई है कि हर मिनट में इस रूम को ऑक्सीजन कम होता जाएगा, और ऑक्सीजन के बिना भी इन लोगों को लड़ना होगा। अब ये राउंड शुरू होते ही वो सभी लोग एक दूसरे को बिना कुछ सोचे समझे मारना शुरू कर देते हैं, और साउल जिसको खुद 5-8 ने ट्रेंड किया है वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है, और काफी पिटने और काफी सारे लोगों को मारने के बाद भी वो डटा रहता है। और होते होते एंड में केवल एक आदमी और साउल के साथ बचता है, और अब तक रूम को ऑक्सीजन भी ना के बराबर हो चुका होता है। साउल अपनी ट्रेनिंग और अपने जिद्दी एटीट्यूड के कारण उस खिलाड़ी को मारकर इस राउंड का विनर बन जाता है। और अब सेकंड राउंड के लिए हजारों में से केवल 8 लोग ही क्वालिफाई होते हैं, जिसमें साउल भी है। दूसरी तरफ सियोला सीधा ही रिफ्यूजी बस्ती में जाकर एक आदमी से मिलती है, और इस आदमी का भी पहले एक बच्चा किडनैप हो चुका है। तो अब सियोला उस आदमी को 5-8 का दिया हुआ टैटू का निशान देकर ये बात बोलती है, ऐसा टैटू किस आदमी के ऊपर है उस आदमी के बारे में पता लगाना
जाना है। इसी के बाद सियोला अपने बॉस डिफेंस मिनिस्टर के साथ रियो के ऑफिस जाती है और अब रियो के कहने पर सियोला का डिफेंस मिनिस्टर बॉस उसको ये ऑर्डर देता है कि उसको रियो को कुछ ही समय के अंदर जनरल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद सभी लोगों प्राइवेट जानकारी की फाइलें लाकर उसको देनी है। अब इस बात के लिए सियोला मना तो नहीं कर पाती है, मगर अंदर ही अंदर वो ये बात जानती है कि इस चीज का इस्तेमाल रियो किसी गलत चीज के लिए ही करेगा। यहाँ दूसरी तरफ साओल का दोबारा से सेकंड राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें इन 8 बचे हुए खिलाड़ियों को एक जरूरत की चीजों का बॉक्स देकर एक एक कार दी जाती है और इस चैलेंज में इनको करना ये है कि इनको सेफली इस बॉक्स को इनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। और इस राउंड में केवल 2 ही लोग सेलेक्ट होंगे जो सबसे पहले फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेंगे इस बॉक्स को सुरक्षित लेकर। और इस चैलेंज को कठिन बनाने के लिए इस चैलेंज के अंदर शिकारियों के तौर पर जेल में बंद करे हुए कैदियों को निकालकर शिकारी बनाया गया है और उन लोगों को भी ये ऑफर दिया गया है उनमें से जो भी खिलाड़ियों को जान से मारने या रोकने में कामयाब होगा उसकी सजा खत्म कर उसे जेल से निकाल दिया जाएगा। मतलब अब वो सभी शिकारी असली शिकारियों से भी ज्यादा खतरनाक बनकर इन लोगों को मारने की कोशिश करेंगे। शिकारी और खिलाड़ी दोनों को ही इस चीज की खुली छूट है कि वो दोनों ही एक दूसरे को जान से मार सकते, जिसके लिए उन्हें गने भी दी गई हैं। अब सेकंड राउंड शुरू हो जाता है। अब साओल कार ड्राइविंग की स्किल काफी अच्छी है तो वो काफी खूबसूरती से अपनी कार को बचाता हुआ अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा होता है। पर अब कुछ ही टाइम बाद उन शिकारियों को भी इन लोगों को मारने के लिए छोड़ दिया जाता है और अब चारों तरफ गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं, जिसमें इन लोगों के पीछे शिकारी इन पर गोलियां चला रहे होते हैं और एक एक कर अब खिलाड़ी मरना शुरू हो जाते हैं। और इस समय जब ये मैच सभी लोग देख रहे होते हैं तो सभी की उम्मीद साओल से सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इस कंपटीशन का अट्रैक्शन पॉइंट साओल ही है, क्योंकि वो अकेला एक रिफ्यूजी खिलाड़ी है, बाकी सब तीनों में से किसी न किसी क्लास में से हैं। अब कुछ ही टाइम बाद साओल की कार को भी एक जोरदार टक्कर एक शिकारी की कार मारती है, जिस कारण से उसकी कार खराब हो जाती है। तो वो अपना बॉक्स हाथों में ही लेकर वहाँ से पैदल भागना शुरू कर देता है। अगर वो कुछ ही दूरी पर देखता है कि एक और खिलाड़ी जिसकी कार इस समय रेत के अंदर फंस गई है उसकी वो मदद ले सकता है, तो वो उसके पास जाकर उसकी कार निकालने में रेत से मदद करता है। इसके बदले में वो लड़की उसे अपनी कार में बैठाकर अपने साथ ले जाने लगती है, क्योंकि इस लेवल में 2 लोग सेलेक्ट होंगे, तो अगर वो दोनों एक साथ भी पहुंचते हैं तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मगर कुछ ही टाइम बाद उनकी उस कार के पीछे भी शिकारी आ जाते हैं और अब वो चलते हुई कार में से उस दूसरे खिलाड़ी को बाहर निकाल लेते हैं। और अब जब साओल उन बाकी बचे हुए शिकारियों को मार रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि उसके सामने से ही एक और बचा हुआ खिलाड़ी उससे आगे निकल जाता है। और अब साओल इस कंफ्यूजन में फंस जाता है कि वो दोबारा से बैक जाकर उस लड़की को बचाए या खुद भी कार लेकर आगे निकल ले, क्योंकि अब एक आदमी जब आगे निकल चुका है तो अब केवल एक और आदमी की जगह कंपटीशन में सिलेक्ट होने के लिए बची है। इसी पॉइंट पर एक खिलाड़ी साओल से आगे निकल जाता है और यहीं पर एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 4। एपिसोड नंबर 3 की भी शुरुआत एपिसोड नंबर 4 के एंडिंग से ही होती है, पर साओल अपनी जीत की परवाह किए बिना ही उस दूसरी खिलाड़ी को बचाने के लिए अपनी कार को वापस मोड़ लेता है और अब वो दोनों ही एक कार से फिनिशिंग लाइन पर सेम टाइम पर पहुंच जाते हैं। और अब साओल को ऐसा लग रहा होता है कि उन दोनों के एक साथ पहुंचने से ये गेम टाई अप हो जाएगी, मगर उसी टाइम रेफरीज आकर साओल को गेम से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और इसकी वजह ये होती है कि साओल जो बॉक्स सेफली यहाँ तक पहुंचाने के लिए दिया गया था उस बॉक्स पर काफी सारी गोलियां लग चुकी हैं और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। साथ में जिस कार से उसको यहाँ तक पहुंचना था वो कार भी वो रास्ते में छोड़कर आ गया है। डिस्क्वालीफाई कर उस दूसरे खिलाड़ी को सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब इस बात से ऑडियंस में बैठा हुआ 5-8 भी इस बात से डिसअपॉइंटेड होकर वहां से चला जाता है। पर गेम के खत्म होने के कुछ ही टाइम बाद रियो को उसका मैनेजर आकर ये बात बताता है कि वो दूसरी लड़की जो फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हुई थी उसने अपनी गंभीर चोटों के कारण गेम खेलने से मना कर दिया और अपना नाम वापस ले लिया है। और उसकी इस खबर से ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि साओल को उसकी जगह वापस गेम में लाया जाए। अभी डिलीवरी मैन्स का भी यही कहना है कि ऐसा ही आदमी उन लोगों को उनकी टीम में चाहिए जो समय आने पर उनकी मदद करे। तो रियो भी दोबारा से साओल को गेम में वापस लाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ रियो टेस्ट से बाहर होने के कारण काफी ज्यादा निराश होता है। उसे अपनी दोस्तों की मदद से इस बारे में पता चलता है कि उस लड़की के बाहर होने के कारण उसे दोबारा से गेम में जगह दे दी गई है, जिस चीज से साओल काफी ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ सियोला को जिस तरह से उसके बॉस ने ऑर्डर दिए थे कि उसको रियो को जनरल डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों की पर्सनल डिटेल देनी है, उसी ऑर्डर को पूरा करने के लिए आज सियोला रियो को जनरल डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों की पर्सनल डिटेल की रिपोर्ट दे देती है। मगर रियो उस रिपोर्ट को देखकर सियोला को ये बात बोलता है कि उसे नॉर्मल डिटेल नहीं चाहिए, उसे लोगों की पर्सनल डिटेल चाहिए, जैसे
लोगों का डीएनए, फिटनेस लेवल और साथ में उनका बौद्धिक लेवल भी। अब ये डिटेल सुनकर सियोला रियो को समझाती है कि ये मानव अधिकारों के एकदम खिलाफ है। बिना इजाजत के वो इतनी पर्सनल डिटेल उसको नहीं दे सकती। अब इस इजाजत के लिए भी रियो सीधा ही डिफेंस मिनिस्टर को कॉल कर इस चीज का भी ऑर्डर निकलवा देता है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर रियो के लिए ही काम करता है और डिफेंस मिनिस्टर से कोई भी काम कराना रियो के लिए चुटकियों का खेल है। तो अपने बॉस के दोबारा से ऑर्डर मिलने के बाद सियोला रियो टिक के लोगों की पर्सनल डिटेल भी उसे दे देती है, मगर वो इस बात से अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि रियो इसका मिसयूज ही करेगा। पर इस बात से सियोला को ये बात भी समझ में आ जाती है कि अब वो जो रीलोकेशन का काम होने वाला है उसमें वो डिस्ट्रिक्ट 1 में केवल बेहतर लोगों को ही भेजेगा और ये बात वो इसी डाटा से पता लगाएगा और बाकियों को मरने के लिए बाहर ही छोड़ देगा। अब इसी टाइम सियोला को उस रिफ्यूजी आदमी से, जिसको उसने किडनैप टैटू देकर ऐसे टैटू वाले इंसान पर नजर रखने को बोला था, आज उसे एक आदमी ऐसे ही टैटू वाला सेम टू सेम आदमी रिफ्यूजी मार्केट के बाजार में दिखा है। तो सियोला तुरंत ही अपनी टीम को तैयार कर फॉर्मल कपड़ों में रिफ्यूजी की उस मार्केट में पहुंच जाती है और वो आदमी भी जब सियोला को देखता है को बचाने के लिए वहाँ से भागता है। मगर कुछ मेहनत के बाद सियोला और उसकी टीम उस लड़के को पकड़ लेती है, मगर इस लड़के की नेक में भी वो सुसाइड करने वाली चिप लगी होती है, जिसकी मदद से वो खुद को ही जान से मार लेता है। अब यहाँ साओल जो फाइनल लेवल के लिए सेलेक्ट हो चुका है, उसको सीधा ही स्पेशल डिस्ट्रिक्ट क्लास में ले जाया जाता है और यहाँ पहुंचकर साओल को उसकी खुद की आंखों पर भरोसा नहीं होता है कि ऐसी भी जगह यहाँ पर एग्जिस्ट करती है जहाँ इतने सारे लोग एक साथ इतनी अच्छी तरह से रह रहे हैं। और इस फाइनल राउंड को लड़ने के लिए साओल को एक मेंटर दिया जाता है और ये मेंटर बनने का काम कोई और नहीं 5-8 के साथ ही 4-1 करती है, जो अब फाइनल राउंड तक साओल के साथ रहकर उसे इस लेवल के लिए सपोर्ट करेगी। और अब इस फाइनल राउंड के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये अनाउंसमेंट कर दी जाती है जो साओल और एक दूसरे खिलाड़ी के बीच में होने वाला है। दूसरी तरफ 5-8 लगातार डिस्ट्रिक्ट 1 की ओर जाते हुए ट्रकों को उड़ाता जा रहा है ताकि डिस्ट्रिक्ट 1 का काम डिले हो जाए, डिस्ट्रिक्ट 1 के काम पूरे होने का समय और ज्यादा बढ़ जाए। इधर साओल, जिसको स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहने के लिए एक जगह दी जाती है, वहाँ की सुविधाएं देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज रह जाता है, क्योंकि वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा सोच में पड़ा हुआ है कि ये चीज कौन डिसाइड करेगा कि किसको क्या सुविधा मिलेगी और किसको मरने के लिए बाहर छोड़ दिया जाएगा। यहाँ रियो दोबारा से जाकर अपने डैड और कंपनी के मालिक चेयरमैन से मिलता है और यहाँ पर चेयरमैन रियो को क्लियर कर देते हैं कि इस बार वो रीलोकेशन में सभी को डिस्ट्रिक्ट 1 में जगह देने वाले हैं और वो किसी को भी मरने के लिए पीछे नहीं छोड़ने वाले पहले की तरह। मगर रियो ये बात बिल्कुल नहीं चाहता कि डिस्ट्रिक्ट 1 के अंदर रिफ्यूजियों को जगह दी जाए, क्योंकि इस चीज से उन लोगों के ऊपर और ज्यादा लोड आ जाएगा ऑक्सीजन और खाने पीने की आइटम सप्लाई करने का। मगर रियो के डैड इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे हैं और वो अपनी पुरानी गलती दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। मगर रियो के दिमाग में इससे एकदम उल्टा चल रहा है और इसी कारण से उसने अभी तक अपने डैड को बिना बताए ही कर्नल डिस्ट्रिक्ट के लोगों की पर्सनल डिटेल भी निकलवा ली है। दूसरी तरफ अब सियोल का फाइनल राउंड होने से पहले ही सीएम कंपनी की तरफ से काफी सारे ट्रक्स को ये अनाउंस करने के लिए रिफ्यूजीज के बीच में भेजा जाता है कि उन्हीं में से एक इंसान डिलीवरी मैन बनने के लिए फाइट लड़ने वाला है और उन सभी को ये मैच लाइव दिखाने के लिए इन सभी ट्रक्स को यहाँ पर भेजा गया है। और साओल के रिफ्यूजी होने के कारण रिफ्यूजी काफी ज्यादा इस मैच को देखने के लिए एक्साइटेड भी हैं। मगर ये सब 5-8 को समझ में नहीं आ रहा होता है कि सीएम कंपनी ये सब क्यों कर रही है, क्योंकि आज से पहले तो उन लोगों ने ऐसी कोई भी चीज नहीं करी, क्योंकि वो सब भी रिफ्यूजी ही थे और ऐसा ही कंपटीशन जीत कर वो भी डिलीवरी मैन बने हैं। अब फाइनल मैच के लिए साओल को स्पेशल डिस्ट्रिक्ट से कोड डिस्ट्रिक्ट ले जाया जाता है और यहाँ का नजारा देखकर तो साओल एकदम ही पागल हो जाता है, क्योंकि ये तो एक असली दुनिया से ज्यादा बेहतर दुनिया लग रही होती है। और यहाँ पर किसी ने भी ऑक्सीजन के लिए मास्क भी नहीं लगा रखा होता है, क्योंकि इसी जगह पर ऑक्सीजन बनाया जाता है एयर कोर की मदद से। और अब ये फाइनल राउंड देखने के लिए रियो के साथ प्रेसिडेंट और डिफेंस मिनिस्टर भी आते हैं, जिस कारण से सियोला भी डिफेंस मिनिस्टर के साथ ही इस मैच को देखने आती है। यहाँ प्रेसिडेंट मैच शुरू होने से पहले रियो को बोलती है कि उन लोगों ने रीलोकेट करने वाले प्लान को पूरी तरह से रेडी कर लिया है। पर रियो ये बात सुनकर उनको ये जवाब देता है कि रीलोकेशन का काम केवल सीएम कंपनी ही करेगी, क्योंकि ये उनकी पॉलिसी में है और गवर्नमेंट भी उनसे उनका ये अधिकार नहीं छीन सकती। तो इसके जवाब में प्रेसिडेंट रियो को समझाती है कि वो प्रेसिडेंट है और किसी भी चीज को पलटना उसके हाथ में है। इस बात से रियो काफी ज्यादा अंदर ही अंदर से गुस्सा होता है। दूसरी तरफ 5-8 को उसका काम करते वक्त उसके एक साथी से पता चलता है कि उसने अभी अभी कुछ काफी महंगी कारों को रिफ्यूजी बस्तियों की ओर जाते हुए देखा है और उनमें से किसी भी कार पर नंबर प्लेट नहीं थी। तो उसको उन कारों पर शक है, वो रिफ्यूजी बस्ती की तरफ क्या करने जा रहे हैं। तो अपने साथी की ये बात सुनकर 5-8 उन कारों की ओर उन्हें चेक करने के लिए निकल जाता है और कुछ ही समय में 5-8 जब उन कारों को पकड़ लेता है तो उन कारों में से काफी सारे लड़के निकलते और उन सबके हाथों में गने होती हैं और इस समय वो काफी ज्यादा एग्रेसिव मूड में होते हैं। तो 5-8 एक एक करके उन सभी को मार देता है। एक इंसान
को जिंदा छोड़ देता है और चेक करने पर वो देखता है कि इन सब की नेक पर भी वही टैटू बना हुआ है और उस जिंदा बचे हुए इंसान के नेक पर 5-8 जल्दी से कट लगाकर उसकी नेक से वो चिप निकाल लेता है और वो उसको बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। हाँ, अब फाइनल राउंड शुरू हो जाता है जिसमें साउल और वो दूसरा खिलाड़ी आपस में फाइट करते हैं, जिसमें पहले राउंड में तो वो दूसरा फाइटर साउल को काफी बुरी तरह से पीटता है और इसी मैच के समय रियो अपने मैनेजर को अपने पास बुलाकर ये बात पूछता है कि क्या उन लोगों का प्लान सही तरह से चल रहा है। इसके जवाब में उसका मैनेजर उसे हाँ बोलता है और ये सारी बातें उनके पीछे सियोला भी सुनती है, मगर उसे उस टाइम कुछ समझ में नहीं आता है कि ये किस प्लान की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ रिफ्यूजी बस्तियों में भी काफी जगहों पर लोगों को लाइव ये मैच दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर रिफ्यूजियों की काफी ज्यादा संख्या में लोग इस मैच को एक साथ बैठकर देख रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच हम लोग देखते हैं कि उन्हीं भीड़ों में वो टैटू वाले लोग भी आकर बैठते हैं। यहाँ सेकंड राउंड में भी साउल को वो दूसरा खिलाड़ी और ज्यादा बुरी तरह से पीटता है, मगर अब साउल 4-1 को ये बात समझाता है कि वो अभी तक उस खिलाड़ी से इसलिए पिट रहा है क्योंकि वो उसकी फाइटिंग मूव्स को समझ रहा था और अब वो इसको अच्छी तरह से समझ चुका है और अब वो उससे आसानी से लड़ सकता है। मगर अब तक साउल को काफी ज्यादा चोटें लग चुकी हैं और इन्हीं में से एक सर पर लगा हुआ कट जिसमें से साउल के सर से मेटल दिखना शुरू हो जाता है। तो 4-1 उसको छुपाने के लिए उसके सर पर एक पट्टी बांध देती है ताकि ये चीज कोई और ना देख सके और अब फाइनल राउंड दोबारा से शुरू हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ 5-8 उस बंदी बनाए हुए आदमी के जेब से एक फोन मिलता है जिसमें से कुछ मैसेजों की मदद से 5-8 को ये बात समझ में आता है कि ये जो लाइव मैच रिफ्यूजी बस्तियों में दिखाए जा रहे हैं ये सीएम कंपनी की एक चाल है जिसमें वो लोग उनको इकट्ठा करके उन जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट करके उन सबको मारना चाहते हैं। तो अब 5-8 तुरंत ही सभी साथियों को ये बात बचाकर उन बस्तियों की ओर अपना ट्रक लेकर निकल जाता है उन सबको बचाने के लिए। यहाँ दूसरी तरफ अब साउल जब अब पूरी तरह से दूसरे खिलाड़ी की फाइटिंग स्किल समझ गया तो अब वो उसको काफी आराम से पीट देता है और उसे मारकर गिरा देता है। और अब जीतने की खुशी में साउल जब अपने सर पर बंधी हुई वो पट्टी निकालता है तो रियो दूर से ही बैठे हुए साउल के सर में चोट में से दिखता हुआ वो मेटल देख लेता है और वो ये बात समझ जाता है साउल एक म्यूटेंट है जिसकी उसे तलाश है। इधर 5-8 पहुंचने से पहले ही वो सभी टैटू वाले लोग अपने अपने बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं जिस कारण से लोग जान से मारे जाते हैं। और ये सब केवल एक जगह नहीं होता है, ये कई जगहों पर किया जाता है, मतलब काफी सारे लोग इन बॉम्ब ब्लास्टों में मारे गए। पर इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। नंबर 5 तो एपिसोड नंबर 5 शुरू होता है जहां पर हम लोगों ने एपिसोड नंबर 4 की एंडिंग में देखा था कि किस तरह से रिफ्यूजी लोगों को टारगेट करते हुए उनको बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ाया गया और इसी के बाद सियोला भी उन सभी ब्लास्ट की हुई जगहों पर पहुंचती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और वो देखते ये बात समझ जाती है कि जब फाइटिंग के बीच में रियो अपने मैनेजर से प्लान के बारे में पूछ रहा था वो प्लान यही था और ये सब कुछ उसी ने करवाया है। यहाँ अब बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद 5-8 और उसका एक आदमी उस पकड़े हुए आदमी को और ज्यादा टॉर्चर कर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये सब किडनैपिंग और ये ब्लास्ट किसने करवाया, इसके पीछे किसका हाथ है। मगर वो आदमी उन लोगों को कुछ भी नहीं बताता है। अब दूसरी तरफ जब साउल मैच जीतने के बाद अपने रूम में जाता है तो वो भी वहाँ पर अपने घाव के अंदर से अपने शरीर के अंदर बोन की जगह मेटल देखता है और अब वो भी ये बात समझ जाता है कि वो एक म्यूटेंट है, क्योंकि आज तक साउल को भी ये बात नहीं पता थी कि वो एक म्यूटेंट है। पर अब साउल के कुछ और बेसिक टेस्ट होने के बाद उसे भी QR कोड मिल जाता है, मतलब उसकी पहचान उसे दे दी जाती है, जिसके बाद अब वो जर्नल डिस्ट्रिक्ट क्लास में रह सकता है और साथ में अब उसे डिलीवरी मैन की काम की ट्रेनिंग भी मिलना शुरू हो जाती है। जो आज तक उसका सपना था वो आज पूरा हो गया। यहाँ अब 5-8 और उसकी पूरी टीम इस बात को अच्छी तरह से जान गए रिफ्यूजी लोगों को दोबारा से मास लेवल पर जान से मारा जा रहा है ताकि सीएम कंपनी रीलोकेशन के टाइम पर किसी भी रिफ्यूजी को उनकी दुनिया में रहने की जगह ना दे सके। और आज से 9 साल पहले भी सीएम कंपनी ने यही किया था जब उन लोगों ने हजारों रिफ्यूजियों को अपने रिसोर्सेज बचाने के लिए जान से मारा था। और अब जब डिस्ट्रिक्ट 1 में दोबारा से रिलोकेशन होने वाला है तो ये लोग दोबारा से वही कर रहे हैं। तो उसी की टीम में से एक आदमी 5-8 को ये बात बोलता है कि उन्हें जल्दी से ये बात सभी रिफ्यूजियों को बतानी चाहिए। मगर 5-8 उस आदमी को ये बात समझाता है कि अगर सभी रिफ्यूजियों को ये बात पता चली तो पता नहीं वो लोग इस गुस्से में क्या करेंगे और सीएम कंपनी को दोबारा से एक मौका मिल जाएगा रिफ्यूजियों पर अटैक। और 5-8 अपने लोगों को समझाता है कि इस सब को रोकने का केवल एक ही तरीका है, अब वो लोग सीएम कंपनी के CEO रियो को टारगेट करेंगे। यहाँ दूसरी तरफ अब रियो का मैनेजर रियो के पास आकर उसे साउल के बारे में बताता है कि उन लोगों ने साउल ब्लड को लैब में टेस्ट कराया, इससे उन लोगों को पता चल गया है कि साउल सबसे बेहतरीन लेवल म्यूटेंट है जिसकी आज तक उसे तलाश थी और उन लोगों को जल्दी से रियो को पकड़
कर एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब में भेज देना चाहिए। पर रियो अपने मैनेजर को ये बात बताता है। इस समय साओल पर सभी की नजर है क्योंकि अभी अभी उसने कंपटीशन जीता है। अभी वो लोग ऐसा फैसला नहीं लेते। सियोला दोबारा से आकर 5-8 से मिलती है, जहाँ 5-8 वो पकड़ा हुआ इंसान दिखाता है। और सियोला जब उस आदमी के सर पर लगा हुआ एक निशान देखती है तो वो समझ जाती है कि इन लोगों की सर्जरी करी गई है और उस सर्जरी की मदद से इन लोगों ऐसे उल्टे सीधे काम कराए जा रहे हैं। तो इसके बाद 5-8 सियोला उस आदमी से मिला हुआ वो फोन देता है, जिसके अंदर अभी भी काफी सारी क्रिप्टेड फाइलें हैं जो सियोला डिक्रिप्ट करवा सकती है, जिससे उन लोगों को शायद इन लोगों के नेक्स्ट प्लान के बारे में पता चल सकता है। और अब तक ये बात तो पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि भले ही 5-8 और जनरल सियोला दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, मगर ये चाहते एक ही चीज है कि ये लोग किसी भी तरह से सीएम कंपनी के गलत कामों को रोक सके। यहाँ आज साओल के काम का पहला दिन होता है, जिसलिए आज उससे मिलने सियोला खुद उसके पास आती है और वो उसे अपने पहले दिन के लिए ब्लेसिंग देती है, क्योंकि साओल ने अपना ड्रीम पूरा कर लिया डिलीवरी मैन बनने का। यहाँ रियो को आज अपने मैनेजर से ये बात भी पता चलती है कि साओल के ब्लड के सेलों को निकालकर जब उन लोगों ने उस आदमी के शरीर के अंदर डाला, जिसके अंदर रियो के शरीर के जैसे ही बीमारियां हैं, तो उसका शरीर देखते ही देखते ठीक होना शुरू हो जाता है। और अब जाकर रियो को उसकी बीमारी का इलाज मिल चुका है। और असलियत में यही कारण है कि रियो आज तक बच्चों को किडनैप कर रहा है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर एक जानलेवा बीमारी है जो केवल किसी म्यूटेंट के ब्लड सेल से ही ठीक हो सकती है। और अब उसको वो ब्लड मिल चुका है जो साओल के अंदर है। इसी के बाद रियो दोबारा से जाकर अपने चेयरमैन डैड से मिलता है, जहाँ अपने डैड के कहने के कारण रियो अब अपनी रीलोकेशन की पॉलिसी के अंदर इस बात को भी जगह दे देता है कि सभी रिफ्यूजियों को भी रीलोकेट करके जगह दी जाएगी। और ये सब वो केवल डैड के फोर्स करने के कारण ही करता है, क्योंकि इस कंपनी के असली मालिक उसके डैड हैं। अब यहाँ आज साओल, जिसका नंबर अब 57 है, वो अपनी ड्रेस पहनकर आज पहले दिन अपनी डिलीवरी करने के लिए निकल जाता है अपना ट्रक लेकर। और अपना काम खत्म करने के बाद ही साओल दोबारा से जाकर 5-8 से उनकी सीक्रेट जगह पर मिलता है। अब 5-8 साओल को उनका पकड़ा हुआ वो आदमी दिखाकर पूरी सच्चाई साओल को बताता है कि ये आदमी उसी ग्रुप का है जिसने उसकी बहन को मारा था। और साथ में जिस समय वो अपना मैच लड़ रहा था उस टाइम हजारों रिफ्यूजियों बॉम्ब ब्लास्ट की मदद से उड़ाकर जान से मार दिया गया है। और ये सब सीएम कंपनी नहीं किया है, इसके लिए वो लोग ट्रक चलाते हैं। ये सब रोकने में उसे भी उनकी मदद करनी होगी, जिसके लिए साओल भी पूरी तरह से एग्री है। यहाँ अब दोबारा से सियोला 5-8 से मिलकर उस मोबाइल का सारा डाटा इंक्रिप्ट करके देती है, जिसके अंदर से ये तो प्रूफ हो जाता है कि ये सभी किडनैपिंग इन्हीं लोगों ने और वो सारे ब्लास्ट भी इन्हीं लोगों ने करे हैं। मगर उन लोगों को इनकी फाइलों में से एक भी लिंक ऐसा नहीं मिला है जिससे वो ये प्रूफ कर पाए कि इसके पीछे सीएम कंपनी है। सियोला 5-8 को ये भी बताती है कि रियो ने अब अपनी पॉलिसी में गवर्नमेंट की कही बात मान ली है कि वो लोग रिफ्यूजियों को भी रीलोकेट करने में सपोर्ट करेंगे। पर 5-8 को रियो की इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वो पहले भी ये सब देख चुका है और वो जानता है कि रियो इस बात के लिए इतनी आराम से नहीं मानने वाला है। और अब इसी टाइम सीएम कंपनी की तरफ से रिफ्यूजी बस्तियों में ये अनाउंसमेंट भी कर दी जाती है कि अब जो रीलोकेशन होने वाला है उसमें रिफ्यूजियों को भी डिस्ट्रिक्ट 1 में जगह दी जाएगी। मगर उससे पहले उन सबको वैक्सीनेशन करवाना होगा, जिसके लिए कैंप भी लगा दिए जाते हैं और लोग भी इस नरक से निकलकर डिस्ट्रिक्ट 1 में जाने के लिए वैक्सीनेशन लेना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ वो आदमी जिसको 5-8 ने बंदी बनाकर अपने पास रख रखा है, उसे बचाने के लिए उस जगह पर काफी सारे लोग आते हैं और वहाँ पर मौजूद काफी सारे डिलीवरी मैन गोली मारकर उस आदमी को बचाकर वहाँ से रिलीज कर देते हैं। और अब वो आदमी सीधा ही बचकर जाकर रियो के मैनेजर से जाकर मिलता है और वो पूरी बात मैनेजर को बताता है। मगर मैनेजर इस बात से काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि वो वहाँ से बचकर कैसे आया। वो आदमी उसे बताता है कि जो आदमी उसने उसे बचाने के लिए भेजे थे उन्हीं ने उसे बचाया, मैनेजर ने तो उसे बचाने के लिए कोई भी आदमी नहीं भेजे थे। मतलब ये सब एक चाल थी। और अब वो मैनेजर सीधा ही अपने उस आदमी को गोली मार देता है और जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर 5-8 आ जाता है और साथ में उसके सियोला भी वहीं पहुंचती है और वो सीधा ही उस मैनेजर को अरेस्ट कर लेते हैं। और ये सब 5-8 का प्लान था कि वो लोग इस आदमी का पीछा कर यहाँ तक पहुंच सके। और अब जब मैनेजर खुद को पूरी तरह से फंसता हुआ देखता है वो डर जाता है, क्योंकि अगर रियो को ये बात पता चली कि उसका मैनेजर पकड़ा गया तो वो मैनेजर को भी एक क्लिक के अंदर उसकी नेक में लगी हुई चिप को ब्लास्ट कर जान से मार देगा, क्योंकि इस मैनेजर की नेक पर भी रियो ने चिप लगा रखा है। तो अब खुद को बचाने के लिए वो मैनेजर 5-8 से डील कर लेता, जिसमें 5-8 उस मैनेजर से रियो के आने वाला स्केड्यूल लेता है, अब वो किस टाइम पे किस जगह पर जाने वाला है, क्योंकि 5-8 और उसकी टीम रियो के ऊपर अटैक करने वाले हैं। दूसरी तरफ आज जब 5-8 जाकर ग्रैम से मिलता है तो वहाँ देखता है कि ग्रैम के लगाए हुए काफी सारे पौधों में से एक पौधा सबसे ज्यादा हरा भरा है। ग्रैम उसे बताते हैं कि ये मिट्टी उसके पास नॉर्थ से आई, जो काफी ज्यादा बेहतरीन मिट्टी है। अब ये बात सुनकर 5-8 नॉर्थ की उस जगह पर जाता है और अब वो अपने मीटर से वहाँ के पोल्यूशन की रीडिंग लेता है, जहाँ की हवा काफी ज्यादा पहले से साफ हो चुकी है और वहाँ पर सूरज की रोशनी भी अब दिखने लगी है, मतलब आसमान भी साफ हो रहा है। तो इसी के बाद 5-8 जर्नल डिस्ट्रिक्ट क्लास के एरिया में जाकर
जाकर वहाँ पर एयर प्योरीफाई करते हुए ट्रक्स की अपने मीटर से रीडिंग ले लेता है और वो रीडिंग देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि ये सभी ट्रक जिनको एयर प्योरीफाई करने के लिए लगा रखा है वो असलियत में हवा में और ज्यादा जहरीले पार्टिकल छोड़ रहे हैं ताकि वहाँ की हवा और ज्यादा जहरीली होती जाए। और अब 5-8 और उसकी टीम ये बात अच्छी तरह से जानती है, सीएम कंपनी का असली काम ऑक्सीजन का है और अगर हवा साफ हो गई तो इस कंपनी का कोई भी अस्तित्व नहीं बचेगा, जिस कारण से ये लोग जानबूझकर हवा को गंदा करते जा रहे हैं। तो अब अगले ही दिन रियो भी एक वैक्सीनेशन कैंप तक पहुंचता है जो रिफ्यूजियों के लिए लगाया गया है। इसी बीच जब यहाँ पर 5-8 रियो को शूट करने के लिए उस पर निशाना लगा रहा होता है, उसी टाइम पीछे से 5-8 की बाकी टीम मेंबर कंट्रोलर रूम में जाकर उन सभी एयर प्योरीफाई करने वाले ट्रकों को जो कि वहाँ की हवा को और ज्यादा गंदा कर रहे हैं, उनके सर्वरों को उड़ाकर उन ट्रकों को बर्बाद कर देते हैं। और यहाँ सियोला उसी टाइम सीधा ही जाकर रियो के डैड सीएम कंपनी के चेयरमैन से मिलती है और यहीं पर ये एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 6, तो एपिसोड नंबर 6 शुरू होता है एपिसोड नंबर 5 की एंडिंग से, जहाँ पर 5-8 इस समय रियो को मारने के लिए उस पर निशाना लगा रहा होता है और वो उस पर एक शूट भी करता है, मगर वो निशाना किसी कारण से मिस हो जाता है। इस गोली की वजह से रियो के भी सारे गार्ड एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और वो उसे बचाकर वहां से कार से बैठाकर ले जाते हैं। और जाते टाइम रियो भी 5-8 को उस पर गोली चलाता हुआ साफ साफ देख लेता है और अब रियो भी ये बात जानता है कि उसी की कंपनी में काम करने वाले डिलीवरी मैन उसको जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सियोला जो सीधे जाके सीएम कंपनी के चेयरमैन से मिलता, अब वो रियो के जुटाए हुए सभी सबूत चेयरमैन को दिखाकर ये बात बताती है कि अभी तक की सभी किडनैपिंग और रिफ्यूजो को मारने वाला वो बॉम्ब ब्लास्ट भी रियो ने ही करवाया था और साथ में वो इस समय पोल्यूशन बढ़ाने का भी काम कर रहा है, सबकी आंखों में धूल झोंकता हुआ। पर इसी टाइम सियोला को भी मैसेज के थ्रू ये पता चल जाता है कि रियो को खत्म करने का प्लान उनका फेल हो चुका है और रियो जिंदा बच गया है। यहाँ रियो अब इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा है, उसी के लोगों ने जो उसकी कंपनी में काम करते हैं उन्हीं ने उसको मारने की कोशिश करी। तो अब वो सीधा ही अपने मैनेजर को बुलाकर उन 11 डिलीवरी मैनों को जान से खत्म करने का ऑर्डर दे देता है, ये बोलकर कि अब वो 11 लोग सीएम कंपनी के साथ साथ उनके लोगों के लिए भी खतरा है और अब वो टेररिस्ट है। मगर रियो का ये भी साफ साफ कहना होता है कि वो लोग किसी भी हाल में साउल को जिंदा पकड़ कर लाए। यहाँ अब जनरल सियोला ये बात सबको आकर बताती है कि चेयरमैन ने इस बात को मान लिया है कि रियो ही उन सबको धोखा देकर रिफ्यूजियों के साथ गलत कर रहा है, तो वो अब प्रेसिडेंट से मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। पर रियो अब अपने कुछ लोगों को लेकर सीधा ही उस जगह तक भी पहुंचता है जहाँ पर सभी डिलीवरी मैन मिलकर अपना काम करते थे। मगर यहाँ से वो 11 डिलीवरी मैन पहले ही अपने अपने ट्रक लेकर निकल जाते हैं रिफ्यूजी बस्तियों की ओर और साथ में वो अपने ट्रक में लगे हुए ट्रैकर्स को भी बंद कर लेते हैं ताकि उन्हें कोई ट्रैक ना कर पाए। अब रियो इसके बाद सीधे ही ये अनाउंस कर देता है कि वो सभी 11 डिलीवरी मैन अब टेररिस्ट हैं, इनको सीएम कंपनी और उनके सभी लोगों को खतरा है, तो वो उन्हें जान से मारने का ऑर्डर निकाल देता है। यहाँ ग्राम से मिलने अब सीएम कंपनी के चेयरमैन खुद आते हैं और इन दोनों की बातों से ये बात पता चलती है कि पहले ये दोनों एक साथ काम करते थे और ये जो तीनों क्लासों के लिए जगहें बनाई गई हैं इसका डिजाइनर कोई और नहीं ग्राम्स ही थे और किसी कारण से उन्होंने चेयरमैन का साथ छोड़ दिया था। और अब चेयरमैन ग्राम्स को ये भरोसा दिलाते हैं कि इस बार वो रिफ्यूजियों का भी रिलोकेशन जरूर करेंगे और शायद इन दोनों की पहले दोस्ती भी इसी बात को लेकर खराब हुई होगी, क्योंकि पहले चेयरमैन भी अपने बेटे की तरह ही ये नहीं चाहते थे कि रिफ्यूजियों को भी उनकी बनाई हुई जगहों में जगह दी जाए। इसी के बाद चेयरमैन सीधा ही प्रेसिडेंट से मिलकर रिलोकेशन की पूरी पावर गवर्नमेंट को सौंप देते हैं ताकि प्रेसिडेंट सभी रिफ्यूजियों को भी रिलोकेट कराकर जगह दे सके। और अब रिलोकेशन की पूरी पावर गवर्नमेंट के पास आ जाती है और अब ये बात जैसे रियो को पता चलती है तो वो सीधा ही अपने डैड चेयरमैन से आकर मिलता है और वो इस सब के लिए उन पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। पर अब चेयरमैन रियो की उसकी सारी हरकतें याद दिलाते हैं, क्योंकि उन्हें अब सब पता चल गया है कि उसी ने सभी रिफ्यूजियों को बॉम्ब ब्लास्ट से उड़वाया था, साथ में वो और भी कितने सारे गलत काम कर रहा है जैसे हवा को गंदा करने का। और इस सब की सजा देने के लिए चेयरमैन ने उसी टाइम डिफेंस मिनिस्टर को रियो को गिरफ्तार करने के लिए अपने पास बुलाया होता है उनके 2 सिपाहियों के साथ। पर रियो उन दोनों सिपाहियों को देखते उन्हें वहीं पर शूट कर देता है और इसी के बाद वो डिफेंस मिनिस्टर चेयरमैन को भी गोली मार देता है कि ये डिफेंस मिनिस्टर रियो का ही आदमी है। और अब साफ है कि रियो और डिफेंस मिनिस्टर मिलकर सत्ता को पलटने वाले हैं, जिसके लिए डिफेंस मिनिस्टर सीधा ही प्रेसिडेंट को बंदी बनाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ ग्राम्स 5-8 को ये बात बताते हैं कि उसके पास अभी चेयरमैन आए थे और उन्होंने उसे ये विश्वास दिलाया है कि इस बार रिफ्यूजियों का भी रिलोकेशन जरूर कराया जाएगा। मगर तभी 5-8 को मैसेज की मदद से बात पता चलती है कि चेयरमैन को गोली मार दी गई है और अब सारी पावर रियो के हाथ में। और इसी के बाद रियो भी सबके सामने आकर ये बात अनाउंसमेंट कर देता है कि अब से वो सीएम कंपनी को पूरी तरह से कंट्रोल करेगा उसके डैड के मरने के कारण, और अब से इस जगह को चलाने में डिफेंस मिनिस्टर उसका साथ देंगे। और साथ में अब जब तक वो 11 गद्दार डिलीवरी मैन पकड़े नहीं जाते तब तक डिलीवरी का सारा काम बंद रहे और लोगों उनके जरूरत की आइटम तब तक नहीं पहुंचाई जाएगी जब तक वो सभी 11 डिलीवरी मैन पकड़े नहीं जाते। और अब 5-8 ये बात समझ जाता है कि उनके पास अब केवल एक ही तरीका है कि वो किसी तरह
तरह से कोड डिस्ट्रिक्ट तक जाकर रियो को खत्म करें और दूसरा कोई भी तरीका उसके पास ये सब रोकने का नहीं है। तो अब ग्रैम भी 5-8 को कोड डिस्ट्रिक्ट का एक ब्लूप्रिंट मैप निकाल कर देते हैं, क्योंकि कोड डिस्ट्रिक्ट को बनाने में उन्होंने भी मदद करी थी। यहाँ दूसरी तरफ रिफ्यूजी बस्ती के अंदर लोगों को काफी तेजी से वैक्सीनेशन लगाई जा रही है और इसी के कुछ टाइम बाद ही रिफ्यूजी बस्ती के अंदर लोग मरना शुरू हो जाते हैं। और जब ग्रैम्स उन सभी बॉडियों के पास आकर उन बॉडियों को देखते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि सभी के हाथ में वैक्सीनेशन का टैग लगा हुआ है। इसका मतलब वो सभी वैक्सीनेशन की वजह से मर रहे हैं और ये सभी वैक्सीनेशन केवल रिफ्यूजियों को जान से मारने के लिए दी जा रही है। और इस समय ग्रैम्स के साथ रहने वाले उन तीनों लड़कों में से 2 लड़के भी वो वैक्सीनेशन लेने गए हुए हैं। तो जल्दी से बचा हुआ वो एक लड़का उन लोगों को बचाने के लिए उस वैक्सीनेशन सेंटर की ओर भागता है और इसके उलट ग्रैम्स सीधा ही घर जाकर वो इमरजेंसी बेल बजा देते हैं, जिसके तुरंत ही बाद 4-1 भी वहाँ पर आ जाती है और अब ग्रैम्स उनको सारी सच्चाई बताते हैं कि ये वैक्सीनेशन रिफ्यूजियों को मारने के लिए दी जा रही है और उन्हें ये सब रोकना होगा। तो जल्दी से 4-1 ये बात अपने सभी डिलीवरी मैन को बता देती है। तो सभी डिलीवरी मैन पूरी तैयारी के साथ अलग अलग होकर वैक्सीनेशन सेंटर की ओर जाना शुरू कर देते हैं। इधर साउल के वो दोनों दोस्त भी वैक्सीनेशन लेने ही वाले होते हैं कि साउल का वो तीसरा दोस्त पहुंचकर उन लोगों को दूर से ही रोकने की कोशिश करता है और ये देखकर वो आर्मी वाले उस तीसरे दोस्त को मारने की कोशिश करते हैं। और अब तक वहाँ पर डिलीवरी मैन भी पहुंच जाते हैं जो इस सबको रोकने के लिए छुपकर हवा में फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिस कारण से रिफ्यूजी डरकर वहाँ से दूर भागना शुरू हो जाते हैं। मगर इस फायरिंग के कारण वो सोल्जर भी गोली चलाना शुरू कर देते हैं और इसी में से एक गोली साउल के उस तीसरे दोस्त को भी लग जाती है और साउल के पहुंचने से पहले उसका वो दोस्त साउल के हाथ में ही दम तोड़ देता है। इससे साउल काफी ज्यादा दुखी होता है, मगर पीछे से एक सोल्जर साउल पर भी अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और अब वो सोल्जर साउल को अपने साथ लेकर निकल जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को रियो से ऑर्डर मिले हुए हैं कि साउल को जान से नहीं मारना है। यहाँ अब ये बात जनरल सियोला को अपनी टीम से पता चलता है कि उसके भाई को भी पकड़ लिया गया है और वो लोग उसको सीधा ही कोड डिस्ट्रिक्ट में सीएम कंपनी के हेडक्वार्टर में रियो के पास लेकर गए हैं। अपने भाई को बचाने के लिए सियोला भी 5-8 के पास पहुंच जाती है, जहाँ इस समय 5-8 रियो को मारने के लिए कोड डिस्ट्रिक्ट में निकलने ही वाला होता है कि अब जनरल सियोला भी अपनी टीम के साथ उसकी टीम को ज्वाइन कर लेती है और वो भी उनके साथ कोड डिस्ट्रिक्ट के लिए निकल जाती है। कुछ ही टाइम बाद ग्रैम के दिए हुए ब्लूप्रिंट की मदद से वो लोग कोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ वो लोग सीधा ही सीएम कंपनी के हेडक्वार्टर के बाहर पहुंचकर वहाँ पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी में खड़े सभी सोल्जर को मारना शुरू कर देते हैं, जिसमें अब जनरल सियोला और उसकी टीम भी 5-8 का पूरा साथ दे रही होती है। दूसरी तरफ अंदर जब रियो साउल की बॉडी सारा ब्लड निकाल कर अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर ही रहा हो कि उसे भी उस टाइम ये बात पता चल जाती है कि वो सभी डिलीवरी मैन उनके हेडक्वार्टर के बाहर तक पहुंच गए हैं और उनके लोगों को मारना शुरू भी कर दिया है। अब लोगों को मारता हुआ 5-8 सीधा ही उस जगह तक भी पहुंच जाता है जहाँ पर रियो ने किडनैप किए हुए काफी सारे बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्लीपिंग कैप्सूल्स के अंदर रख रखा होता है। दूसरी तरफ सियोला अब उसी हेडक्वार्टर की उस बिल्डिंग में पहुंचती है जहाँ पर इस समय डिफेंस मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को पकड़कर बंदी बना रखा है और वहाँ पर वो उसे फोर्स करता है सत्ता पलटने के लिए, सारी पावर उसके हाथ में देने के लिए। मगर अब जब सियोला वहाँ पहुंचती है तो वो सीधा ही अपने डिफेंस मिनिस्टर गद्दारी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है और प्रेसिडेंट को बचा लेती है। यहाँ रियो जब अपने आप को पूरी तरह से फंसा हुआ देखता है तो वो सीधा ही एयर कोर रूम में जाकर उसको ओवरलोड कर देता है। मतलब जो मशीन इस जगह के लिए हवा बनाती है उस मशीन को ओवरलोड कर देता है ताकि वो अपने साथ साथ बाकी बचे हुए सभी लोगों को भी खत्म कर ले और साथ में वो उस एयर कोर को कंट्रोल करने वाले कंट्रोलर को भी खराब कर देता है। और अब जब जगह पे पहुंचता है तो वो सीधा ही रियो को गोली मारकर खत्म कर देता है और अब एयर कोर की ओवरलोड होने के कारण वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो 5-8 जल्दी से साउल को लेकर और उसकी बाकी टीम वहाँ पर किडनैप किए हुए सभी बच्चों को स्लीपिंग कैप्सूल से निकालकर बाहर ले जाना शुरू कर देते हैं। और अब कोड डिस्ट्रिक्ट में भी इस बात से काफी ज्यादा हड़कंप मच जाती है क्योंकि यहाँ पर कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो सभी लोग वहाँ से निकलकर अपनी जान बचाकर भागने लगे और सबके निकलने के कुछ ही टाइम बाद एयर कोर ब्लास्ट भी हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और कहानी कुछ समय आगे पहुंच जाती है जहाँ पर प्रेसिडेंट लाइव आकर ये अनाउंस करती है कि अब सभी रिफ्यूजियों को और बाकी की सभी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को भी डिस्ट्रिक्ट 1 में रिलोकेट करने का काम शुरू हो गया है, जिसमें अब किसी भी तरह का कोई भी डिवीजन नहीं होगा और सभी एक ही जगह को एक ही जैसी सुविधा मिलेगी। और साथ में अब 3 महीने बाद ही बाहर की हवा भी काफी ज्यादा अच्छी हो गई है, कारण से लोगों ने बिना मास्क के भी ऑक्सीजन लेना शुरू कर दिया है। और साथ में अब आसमान भी पहले से काफी ज्यादा साफ हो चुका है, मतलब धीरे धीरे एनवायरनमेंट की समस्या भी खत्म होने वाली है। और इसी पॉइंट पर ये फाइनल एपिसोड भी खत्म हो जाता है।